जब कहते हैं कि भाई उनका तो हिंदुत्व घर जलाने वाला है, मेरा घर बनाने वाला है, तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए, मैं सच कहूं तो इस चुनाव में इन बयानों और नारों के अलावा हमने सुना कुछ नहीं है ज्यादा। इन चुनावों में यही हुआ है। और अगर वोटर इन नारों से और इन बयानों से प्रभावित होकर वोट डाल रहा है तो वो सोच क्या रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। किशोर जी, आपको लग रहा है आपने शुरू में ही डिसमिस कर दिए ये नारे, लेकिन यहां अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि 180 से 190 सीटों से महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार बन रही है। आपका कुछ आंकलन है? आप लोगों की भी तो मीटिंग्स होती है, इंटरनल सर्वेज होते हैं। क्या लग रहा है? मैं तो यवतमाल जिले में हूँ और मैं प्रचार में बिजी हूँ। तुम्हारे प्यार से मैं आया हूँ यहाँ। एक बात मैं बताता हूँ सुचेता जी कि जो बीजेपी की पीछ है, हिंदू मुसलमान क्या बोलते वो बटेंगे कटेंगे। अब मैं हमारे रागी जी को बताना चाहता हूँ कि संगीत जी की क्या है, कैसा मजाक उठता है। क्रिकेट के अंदर बच्चे क्या बोलने लगे, फुलटॉस डालोगे तो छक्के पड़ेंगे। अब मजाक कैसा है, फुलटॉस डालेंगे तो छक्के पड़ेंगे। रात को बच्चा बार बार पानी पीता है तो मम्मी बोलती है ज्यादा पानी पियोगे तो ज्यादा पेशाब करोगे। अरे क्या मजाक हो गया भाई। दूसरी एक मेरी बात मैं बताता हूं, आपने पिच बनाई, उसमें जो खेल रहा है वो खेलते रहे, बोलते रहे, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र की जनता इस पिच पे खेल नहीं रही है। महाराष्ट्र की जनता उनके मुद्दों पर बात कर रही है जो चुनाव में रिफ्लेक्ट होगा, मैं बता रहा हूँ। और चारू प्रज्ञा ने जो कहा कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट उद्धव जी थे तब गए। अरे मैं बोलता हूँ कि अनपढ़ लोगों को मत बुलाया करो, कम से कम जिसको मालूम है उसको बुलाया करो। एयरबस का प्रोजेक्ट नागपुर से अभी शिफ्ट हुआ है। वेदांता का प्रोजेक्ट हमसे वो उन्होंने डील कर ली, उसके बाद शिफ्ट हुआ। और दूसरी बात इन्होंने कही, अब मुझे बताइए, मुझे अजय वर्मा की उस बात से बहुत बुरा लगा। दिखाइए भाई। उन्होंने बोला कि अडानी को 1500 एकड़ जमीन दे दिए। मैं बताऊं तुमको, धारावी से लेके पनवेल तक सारी जमीन, सारा खारपान पट्टा, वहां पे 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन, और बंबई के महाराष्ट्र के सारे बंदरगाह, सारे एयरपोर्ट गौतम अडानी को दिए। मैं बता रहा हूं, गौतम अडानी पे हमारे जो आरोप है, तो मैं बता रहा हूं कि उसमें तथ्य है, ये नैरेटिव हमने लोगों को बताया है। और मैं चाहूंगा चारू प्रज्ञा, तुम्हारे पार्टी को अच्छे सीटें मिले, आप जीत जाओ, लेकिन जो काम आपने किया महाराष्ट्र में, मेरी पार्टी तोड़ डाली। फिर वो तस्वीरें भी दिखाते हैं ना किशोर जी, वो तस्वीरें भी जारी की जाती है। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस की नई सरकार है ना, जवाब दे रहा हूं, जब वहां तेलंगाना में वो भी कर रहे हैं अलायंस, ऐसा तो नहीं है। अगर इन्हें सिर्फ बीजेपी ही एक तरह से प्रमोट कर रही है, क्योंकि यही आरोप आप लगाते हैं, तो बाकी लोग क्यों करने में लगे हैं? बाकियों को तो हाथ पीछे खींचना चाहिए। अब ये जो तस्वीर उन्होंने चला दी भाई, रॉबर्ट वाड्रा की भी साथ में है, ममता बनर्जी भी बंगाल में बुला रही है, सुचारिता जी तेलंगाना में भी बुलाया जा रहा है। मैं बात कर लेता हूँ। नहीं, आप तो बात रख ही रहे ना, एक बार चारू जी का उस पर जवाब ले लेते हैं। अरे मैं पूरी कर लेता हूँ ना। अच्छा, पूरी नहीं हुई अभी? अच्छा, अभी कहाँ, चलिए पूरी करिए। नहीं, थोड़ा ही समय बचा है। बहुत आदर के साथ आपने मेरा नाम लिया, मुझे अनपढ़ बता रहे हैं। अब आप जानते हैं मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ, आप संघ से आते हैं, ठीक है, लेकिन अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुचारिता जी, अच्छा ठीक है, जवाब नाम लेकर अनपढ़ बता रहे हैं तो व्यक्तिगत हमला बनता है ना। वो अब जवाब देना चाह रही है, जवाब दीजिए। अरे आपका जवाब सुन लिया मैंने, आपका जवाब मुझे अटैक करना था। जवाब नहीं है, पूरा जवाब नहीं है। ठीक है, चारू जी बोल रही हैं। सुन लो चारू। किशोर जी, अरे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपसे तो कर ही सकती हूँ रिक्वेस्ट। आप तो हमारे पुराने साथी हो, आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? सुचारिता जी देखिए, मैं किशोर जी की बहुत इज्जत करती हूँ, वो आज भी विचारधारा से, मन से हमारी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं,
लेकिन मैं उनकी इज्जत करती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है मैं उन्हें गलत बात टीवी पे कहने दूंगी, खासकर अपने खिलाफ। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप स्वर्गीय रतन टाटा जी की एक ट्वीट देखें, 2021 में ये ट्वीट हुई है, 2021 में एयरबस की डील हो गई थी। 2021 में किसकी सरकार थी किशोर जी? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी 2021 में महाराष्ट्र में? तो फैक्ट्स आप भी पढ़ लीजिए, पर आपकी तरह मैं निरादर नहीं कर सकती जैसे आपने मेरा नेशनल टेलीविजन पे कर दिया। मैं पढ़कर आती हूँ, जो बात बोलती हूँ जिम्मेदारी से बोलती हूँ। तो सच्चाई ये है कि सत्यानाश अगर किसने महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज का किया है तो वो उद्धव सरकार ने किया है। बढ़ते डेवलपमेंट को रोकने का काम अगर महाराष्ट्र में किसी ने किया है तो वो उद्धव सरकार ने किया है। झूठ के दम पर सत्ता पाने के लिए गलत लोगों का हाथ जिसने मिलाया है वो उद्धव सरकार ने किया है। और ये बात मैं क्या आप भी जानते हैं, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं देते रहते हैं। तो सुचारिता जी, अगर कैमरा पर्सन जूम इन करे, मैं आपको रतन टाटा जी की ट्वीट दिखाना चाहती हूँ एयरबस की। सितंबर 2021 की ट्वीट है। आप बताइए अब क्या बोलेंगे आप किशोर जी? ये कही सुनी कांग्रेस की बातों को मत दोहराया करिए। बाला साहेब इसीलिए छोटा पोपट कहते थे, क्योंकि छोटे भी हैं और पोपट का मतलब थोड़ा बुद्धू होता है, बुद्धू होता है ना? तो आप समझदार हैं, परे छोड़िए कांग्रेस को, आप तो समझदारी की बात करिए। नहीं, ये वाला टॉपिक वैसे प्रोफेसर रागी का भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, तो प्रोफेसर रागी के पास भी एक बार जा रही हूँ, क्योंकि अभी तो अजीज खान साहब आपने बिल्कुल वही किया है। अरे मुझे आपने नहीं, एक मिनट किशोर जी एक सेकंड रुकिए ना सर, फिर बाकी लोग कहेंगे हमें बोलने नहीं दिया। बताइए फिर अब किसकी नाराजगी मोल ले लूं मैं? मुझे बोलने अरे क्यों, आप तो शुरुआत करते हैं हमेशा डिबेट की। एक मिनट सुनिए, अभी देखिए अजीज खान साहब ने प्रोफेसर रागी उसी तरह से डिफेंड किया जैसे संसद में अखिलेश जी ने डिफेंड किया था राहुल गांधी को। उन्होंने कहा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। अब ये जो चुनाव है हरियाणा के बाद बहुत से सवाल फिर से उठ गए थे कि हरियाणा में कैसे हो गया। अब ये जो चुनाव है ये भी एक बार फिर से बहुत सी चर्चाओं को जन्म देंगे, जो भी नतीजे आएंगे यहाँ पर। सुचरिता सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कैसे जबड़ों से जीत खींचा जाता है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा इसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में देखना है क्या होता है, उसका हम अभी प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, लेकिन दो बात जरूरी है। मैं भी धर्माचार्यों से अपील करता हूं, शंकराचार्य हैं, कि देखिए आप एक बहुत बड़ी ताकत के सामने यदि आपने हिंदुओं को संगठित एकजुट नहीं खड़ा किया तो आने वाले दिनों में आपके आश्रम बचेंगे ना आपके शास्त्र बचेंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी नहीं तो वोट जिहाद का नारा दिया था, और किसने दिया था? समाजवादी पार्टी ने दिया था। एक बात आ गई, वक्फ बोर्ड के लाखों एकड़ जमीन जो है वो क्या कांग्रेस पार्टी ने दिया? तो कांग्रेस पार्टी के वो दामाद रोहिंग्या लगते थे, बांग्लादेशी मुसलमान क्या कांग्रेस पार्टी के दामाद लगते थे? नहीं ना। इन सारे को बसा करके और रोहिंग्याओं को बसाने का काम, इस देश को अंदर से खोखला करने का काम जो है वो इन पंचर पुत्रों को किसने खड़ा किया? ये कांग्रेस पार्टी ने ही तो खड़ा किया। और आज के दिन में वो बांग्लादेशी मुसलमान जो इस देश में देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, वो एक टेररिस्ट पॉकेट जो हमारे अंदर भारत की सीमाओं के अंदर जो बस गया है, और जिसके समर्थन में, जिनके बाप दादों ने इस देश का विभाजन किया, उसके समर्थन में कौन खड़ा होता है? समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। कौन समर्थन में खड़ा होता है? कांग्रेस पार्टी खड़ा होती है। कौन समर्थन में खड़ा होता है? डीएमके खड़ा होता है। मैं मानता कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई हो रही और तब उनका विरोध करने के लिए यदि देश का मुसलमान सड़कों पर आ जाए तब तो बात कर। मैं तो अभी नालंदा में हूँ, देखा हूँ कि इस बर्बर मानसिकता ने किस प्रकार से हमारे विश्वविद्यालयों को तोड़ा, और उन बर्बर मानसिकताओं को देखिए, मैंने शुरुआत में वही बात की कि एक धर्माचार्य ने ये आदेश दिया है। उन्होंने कहा मैं खुलकर कह रहा हूं हिंदुओं को कि आप वोट दीजिए उन्हें जो आपके हित की बात करते हैं, और मैं ये आदेश दे रहा हूं। अब अगर ऐसे ही खड़े हो जाए सारे धर्माचार्य और कहने लगे तो फिर इस देश में ऐसा लगेगा कि चुनाव मौलाना और धर्माचार्य लड़ रहे हैं, नेता नहीं। ये बिल्कुल क्लियर है, ऐसा ही लगेगा, ऐसा ही लगेगा। और अगर नेता लड़ भी रहे हैं तो उनको उन्हीं के दर जाना पड़ेगा, या तो साधु संतों के या मौलानाओं के। इस चुनाव में एक शुरुआत तो हमने देख ली है। अब 20 तारीख को किसको वोट जाता है और 23 तारीख को किसकी सरकार बनती है। हम बस उम्मीद करते हैं कि वो सरकार त्रिशंकु सी ना हो, पूर्ण बहुमत की हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में।